जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम पर्यावरण पेड़ श्रृंखला का पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले भी हम कई पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखे जाकर देख लीजिए। साथ में बाल विकास हिंदी के भी पार्ट हम डाल चुके हैं। 500 क्वेश्चन में कंप्लीट करना है, जो कि हमारा टारगेट है, और वह पूरा जल्दी होगा। सो जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हो, जाकर लेक्चर देख लीजिए। और हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक क्रैश कोर्स है, अभी काफी तेज आंधी तूफान के कारण अभी कल भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाए, और आज भी वीडियो अपलोड क्रैश कोर्स के नहीं हो पाए। लेकिन क्रैश कोर्स की ही श्रृंखला में हमारा पेश श्रृंखला का एक पार्ट है, जो कि हमने जब इंट्रोडक्शन जब पढ़ाया था आपको, इंट्रोडक्शन जब हमने क्रैश कोर्स का दिया था, तो उससे हमने प्रश्न श्रृंखला के बारे में ही बताया था कि आपका रोज के वीडियो किस प्रकार से अपलोड होंगे। तो ये उसी का भाग है। सिर्फ कल का ही नहीं डाले ये वीडियो, और जैसा ही अगर तूफान थमता है तो वैसे ही आपके लगातार आपके वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और अगर वहां पर अपलोड नहीं होते हैं तो फिर आपको पीडीएफ के बेस पर ही आपका आगे का कोर्स लगातार हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो बने रहिए। और जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की पर्यावरण पेश श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है केवल यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम, कोयला और बायोमास, या उपरोक्त सभी। तो नवीनीकरण स्रोत और अनवीनीकरण स्रोत से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। तो नवीनीकरण और अनवीनीकरण जैसे हम ईवीएस चालू करेंगे 28 या 29 तारीख से, 28 या 29 तारीख से जैसे ही हम ईवीएस शुरू करेंगे, तो आपको वहां पर हम डिस्कशन कर लेंगे। और साथ ही साथ में कोयले के बारे में, वायु प्रदूषण, सल्फर, ये सारी चीजों को हम, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारे प्रदूषणों को 1 बाय 1 अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे। और वहां पर क्लासेस भी काफी लंबी चलती है, तो आप जानते हो 30 मिनट, 25 मिनट, 45 मिनट, जैसा भी चलती रहेगी वहां आपको हम डिस्कस करवा देंगे। सो शुरू करते। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत है केवल यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन और यूरेनियम, कोयला और बायोमास, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है केवल यूरेनियम। ठीक है। नवीनीकरण स्रोत वो जिसका मतलब एक बार बनने के बाद वो डबल जल्दी से बन जाए, या उसका नवीनीकरण हो सकता है, जल्द जल्द उसका नवीनीकरण हो सकता है। और अनवीनीकरण स्रोत जिसके अंदर एक बार जब वो अनवीनीकरण स्रोत अगर बन जाते हैं, जैसे कोयला हुआ, तो उन्हें बनने में कई साल लग जाते हैं, लाखों साल, हजारों साल लग जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? अनवीनीकरण। और नवीनीकरण आपको अभी बताया मैंने कि जो मतलब ज्यादा समय नहीं लेते हो, जल्दी बन जाते हैं। इसको हम अच्छे से डिस्कस ईवीएस के इसमें जरूर करेंगे। तो केवल यूरेनियम। और यूरेनियम का आपको उपयोग पता ही है, यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। ठीक है। बिजली क्या फिर उसकी जो क्रमांक है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता है कार्बन का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, उपरोक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना हुआ होता है, तो किसका बना हुआ होता है? कार्बन का। जैसा आप जानते हो जीवाश्म ईंधन, कोयला, इन सब के बारे में आप जानते हो, इसलिए मैंने इसका आंसर आपको जल्दी बता दिया, और साथ में इसका आंसर भी दिख गया था। पन बिजली की श्रेणी में आती है ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत, ऊर्जा के अक्षय स्रोत, जीवाश्म ईंधन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो पन बिजली की श्रेणी में ऊर्जा के गैर अक्षय स्रोत आते हैं, ऊर्जा के अक्षय स्रोत आते हैं, जीवाश्म ईंधन आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऊर्जा के अक्षय स्रोत। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कोयले की निम्नलिखित श्रेणियों में से किसकी गुणवत्ता बेहतर होती है? लिग्नाइट, बिटुमिन्स, एंथ्रासाइट, या इनमें से कोई नहीं। जैसे ही हम ईवीएस के लेक्चर चालू करेंगे, तो उसके अंदर आपको मैं एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, ये सारे को आपको मैं एक टेबल के माध्यम से इसकी हर प्रकार की प्रतिशत मात्राओं को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह कोयला कहाँ पर मिलता है, यह राख कितना उत्पन्न करता है, और ये कितना मतलब कठोर है,
इस प्रकार से हम सारी चीजें हुई, कोयला कहाँ कहाँ है यूज होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपको पता होगा कि जो एंथ्रासाइट कोयला होता है वो अधिक गुणवत्ता वाला होता है और काफी बेहतर होता है। जलता कोयला पर्यावरण में छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन छोड़ता है, या कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ता है। एसिड तो छोड़ेगा नहीं, जैसे कि हम जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन भी ये छोड़ेगा नहीं। अब बात आती कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर में, तो इसका राइट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर हमेशा छोड़ता है। ठीक है, और सल्फर किस काम में कैसे, मतलब सल्फर जो होता है वो अम्लीय वर्षा में आता है। ठीक है, SO2। इनमें से कौन गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, वन है, पानी है, या वन्य जीव है? जब आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मैच करके देख लीजिए, जैसे वन, पानी और वन्य जीव, ये सब एक समान दिख रहे हैं, एक ही कैटेगरी के दिख रहे हैं, लेकिन जो कोयला है ये कैसा है, अलग है। तो इनमें से कौन सा एक गैर अक्षय ऊर्जा स्रोत है? तो कोयला। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को अलग करके इसका सही ऑप्शन हम ढूंढ सकते। तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत नहीं है? आप क्या पूछा है यहाँ पर? नहीं है। तो नहीं है में क्या होगा? देखिए, सौर ऊर्जा, बायोमास, भूतापीय और पन बिजली। अब इसमें कौन सा नहीं होगा? तो इसका राइट ऑप्शन है, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बायोमास ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। वनों को काटने का परिणाम होता है वर्षा और नमी में वृद्धि, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, उष्णता में कमी, या उपरोक्त सभी। वनों को काटने का परिणाम होता है, देखिए जब वनों को काटा जाएगा तो वर्षा और नमी में वृद्धि होगी, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, ठीक है, उष्णता में कमी, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो इस प्रकार के कथन याद करने की आपको मैं ट्रिक बता दूंगा और चार्ट के अनुसार इसको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन कहा था ए फिटिंग ने। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? तो पारिस्थितिकी कारकों का योग, अगर किसी भी चीज का योग करते हैं, देखिए अगर ये दो चीजों का हम कभी जोड़ते हैं तो इसकी हमको क्या करना होगी? फिटिंग किससे? या तो फिर किसी भी चीज से हमको जोड़ना पड़ेगा, कुछ लगा के, या तो फिर फेविक्विक लगा लो, या फिर अगर ऐसी कोई सी चीज हुई जो फेविक्विक से नहीं किसी और चीज से, जैसे दो ईंटें ले लो, दो ईंटों को अगर जोड़ना है तो हम सीमेंट से जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो किसी भी यहाँ पे जब योग की बात आ जाए तो आप उसकी क्या कर दीजिए? फिटिंग कर दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से भौतिक पर्यावरण का तत्व नहीं है? भूमि के रूप में, मृदा, खनिज, या बस्तियां। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। देखो, भूमि का रूप ये भौतिक वातावरण है, मृदा भी वातावरण है, खनिज भी। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक ही चीज कर सकते हो, कौन सा? भिन्न शब्दों को चुनिए, जो कि हम हिंदी में हम करते हैं। हिंदी में हम अधिकतर करते हैं, एक आता है, 4 नाम आते हैं, उसमें से एक अलग छाटना होता है। तो भिन्न शब्दों को छाटिए। तो देखो, भूमि के रूप में मृदा होती है, मृदा में खनिज होते हैं, लेकिन बस्तियां एक अलग शब्द हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, बस्तियां। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतिवादी अवधारणा, या उपरोक्त सभी। तो सतत व स्थायी विकास जो है किससे रखेगा संबंध? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन है सतत व स्थायी विकास जो है नवनियतिवादी अवधारणा से संबंध रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 12,
पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस या डार्विन? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक क्वेश्चन शायद मैं पहले करवा चुका हूं, तो इसका राइट ऑप्शन है कार्ल रिटर। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष का, वन संरक्षण वर्ष का या मृदा संरक्षण वर्ष का? तो 2002 याद करिए, जब मैंने आपको एजेंडा 21 भी पढ़ाया था और जब मैंने आपको पर्यावरण के कई लेक्चर लिए थे, शायद 2 या 4 लेक्चर लेके रखे मैंने, तो उसके अंदर मैंने आपको जब आंदोलन पढ़ाए थे, आंदोलन के बाद मैंने पढ़ाए थे सम्मेलन पढ़ाए थे, सम्मेलन जैसे ही पढ़ाए थे, तो वहां पर मैंने सतत विकास का के बेस पर क्वेश्चन भी लगवाया था एक, और साथ ही साथ में पूरी इसकी डिटेल बताई थी। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 का किसका अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो सतत विकास का। इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? वह है, तारीख आपको पता है, और कल ही वो दिवस है। तो कल विश्व पर्यावरण दिवस है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग? निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा नहीं है? तो कौन सी सुरक्षा नहीं है? तो गरीबी को कम करना, क्योंकि देखिए धारणीय विकास ये भी पर्यावरण की सुरक्षा में आता है, वातानुकूलन भी आता है, कागज के थैलों का प्रयोग भी आता है, तो गरीबी कम करना। ठीक, इसी प्रकार से आगे लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वनांतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए 20%, 23%, 33% या 53%? तो जैसा कि हम जानते हैं कि वनांतर्गत वन का क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 आखिरी है। जिन्होंने लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया हो जाकर लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? लकड़ी काटने से, सामाजिक वानिकी में, महोत्सव में, वन महोत्सव में या वन रोपण में? तो निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो हमेशा लकड़ी काटने से, कि सामाजिक वानिकी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वन महोत्सव का तो इसको आगे बढ़ा, मतलब वन महोत्सव का इस पे कोई प्रयोग मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है, और वन रोपण में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लकड़ी काटने का प्रभाव पड़ता है। जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो जाकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।